नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 हमारा पर्यावरण भाग 2 भूगोल का पाठ है। पाठ संख्या 2 हमारी पृथ्वी के अंदर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी है वो निरंतर गतिशील है। पृथ्वी है वो अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर है वो 24 घंटे में पूरा करते हैं, जिसे दैनिक गति कहते हैं। जबकि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाती है, जिसको हम वार्षिक गति के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक भाग और दूसरा है बाह्य भाग। बाह्य भाग में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम महसूस करते हैं, जैसे वर्षा का आना, तूफान का आना, ओलावृष्टि, आंधी तूफान और बाढ़ आना, भूस्खलन आदि घटनाओं को हम महसूस करते हैं। जबकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग प्याज की तरह पृथ्वी के ऊपर एक समकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी है प्याज की तरह, जिस प्रकार प्याज की झिल्लियाँ एक के ऊपर एक ढकी होती है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी अनेक परतों से मिलकर है वो अंदर से बनी हुई है। पृथ्वी की ऊपरी सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को परपट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही पतली होती है। उसके बाद में जो कठोर रूप हैं जहाँ पर मानव निवास करता है उसे स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। स्थल मंडल के बाद में जो ये पीला वाला भाग आपको दिख रहा है उसको मेटल कहते हैं, और मेटल की कुल मोटाई है वो 2900 किलोमीटर है। उसके बाद में आता है क्रोड मेटल सीमा। क्रोड मेटल सीमा जो कि आपको दिख रहा है लाल रंग में, और उसके बाद में है बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड जो कि क्रोड का बाह्य भाग है उसको बाह्य क्रोड के नाम से जानते हैं, और क्रोड के आंतरिक भाग को आंतरिक क्रोड के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में जो ये आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड के मध्य क्रोड की कुल त्रिज्या है वह 3500 किलोमीटर है। क्रोड का निर्माण है वह 2 धातुओं से मिलकर हुआ है, जिसको निफे निकिल प्लस फेरस, निकिल एवं फेरस से मिलकर है वो क्रोड का निर्माण हुआ है। फेरस जिसको हम लोहे के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो ये परपट्टी है वह महासागर और महाद्वीप दोनों में परपट्टी का आकार है वह भिन्न तरह का है। जैसे महाद्वीप में परपट्टी है वो 35 किलोमीटर तक फैली हुई है, और इसे Cl सिलिका प्लस एल्यूमिना के नाम से जाना जाता है। जबकि महासागर सतह में जो ये परपट्टी है उसकी कुल मोटाई है वह 5 किलोमीटर है, जिसको सी में सिलिका प्लस मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र संख्या 2.2, इस चित्र में सबसे पहले यहाँ पे अपन देखेंगे कि इस भाग को महासागर कहते हैं, जबकि ये जो पीला रंग का बीच वाला भाग आपको दिख रहा है इस भाग को महासागरीय परपट्टी कहते हैं, जिसकी कुल मोटाई है वो 5 किलोमीटर है। और ये जो ऊपर वाला भाग है उसको महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है उसको महाद्वीपीय परपट्टी के नाम से जानते हैं। महाद्वीपीय परपट्टी की कुल मोटाई है वो 35 किलोमीटर है। उसके बाद में आगे हम जानेंगे सेल एवं खनिज किसे कहते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर कुछ जानकारी दी हुई है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी यानी परपट्टी की परत है वो सबसे पतली बनी हुई है, जबकि मेटल है वह 84% भाग में फैला हुआ है, जबकि 15% भाग हैं उसको क्रोड के नाम से अपन जानते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर हैं। पृथ्वी की कुल त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें पृथ्वी को समुद्र तल से 6000 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा, लेकिन ऐसा असंभव है। पृथ्वी में सबसे पहले अब हम जानेंगे कि सेल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं।
सेल विभिन्न रंग, आकार और गठन के हो सकते हैं। तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं उनके एक पिंड को अपन सेल के नाम से जानते हैं। सेल वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली सेल जिसको आग्नेय सेल कहते हैं, दूसरी है अवसादी सेल और तीसरी है कायांतरित सेल। तो सबसे पहले हम आग्नेय सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। आग्नेय सेल का निर्माण, सबसे पहले बात आती है कि आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है। तो आग्नेय सेल का निर्माण मैग्मा या लावा, जब ज्वालामुखी फटने के बाद मैग्मा या लावा पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर निकलता है या अंदर ही तुरंत जम जाता है, तो उससे आग्नेय सेल का निर्माण होता है। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको प्राथमिक सेल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे इग्नियस कहते हैं। लैटिन शब्द इग्नस से, जो इग्नियस शब्द है वह लैटिन शब्द इग्नस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। यानी अग्नि से जिस सेल का निर्माण होता है उसे ही आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है बहिर्वेदी आग्नेय सेल, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, और बेसाल्ट सेल से निर्मित जो चट्टान है वह दक्कन का पठार है, वो बेसाल्ट सेल से निर्मित चट्टान हैं। उसके बाद में जो दूसरा भाग है उसे कहते हैं अंतर्वेदीय आग्नेय सेल। अंतर्वेदीय आग्नेय सेल जब द्रवित मैग्मा कभी कभी भू परपटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, लई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। तो बहिर्वेदी सेल हैं, उसमें तो लावा है वो पृथ्वी की सतह के बाहर आकर जमता है, जिसका उदाहरण है बेसाल्ट। जबकि अंतर्वेदी आग्नेय सेल है उसमें लावा है वो पृथ्वी के अंदर ही जमकर ठंडा होकर जम जाता है, जिसका उदाहरण है ग्रेनाइट। अब आगे आ रहे हैं दूसरे नंबर पर अवसादी सेल। अवसादी सेल किससे कहेंगे? तो जब आग्नेय सेल में उच्च तापमान और वायु दाब के कारण ये सेल है वो चटक कर और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, जिसको हम अवसाद या तलछट कहते हैं। यह अवसाद या तलछट वायु या जल के संपर्क में आकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वहाँ पर जाकर अत्यधिक ताप और दाब के कारण यह अवसादी सेल का निर्माण करता है। अवसादी सेल सेंडिमेंट्री, जो कि लैटिन शब्द सेडिमेंटल से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। अवसादी सेल का अर्थ होता है स्थिर। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद तलछट कहते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। तो ये जो अवसादी सेल का निर्माण होता है, तो अवसादी तलछट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल या वायु के संपर्क में आकर जाता है, और अदृढ़ सेल से जब उसके ऊपर अत्यधिक वायु दाब और ताप पड़ता है तो ये दृढ़ सेल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल का मतलब ही अवसाद से बनी हुई सेल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर है वह रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो भी इन सेलों पर रहते हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो अब बात आती है कि जीवाश्म किसे कहते हैं। तो पेड़ पौधों और जंतु जो अवसादी सेल के ऊपर रहते थे, किसी कारणवश ये इस सेल के अंदर जब दब गए तो मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, जो कि यहाँ पर आपको शब्दावली में दिखाई दे रहा है। जीवाश्म की परिभाषा सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। कायांतरित सेल में चित्र संख्या यहाँ पर 2.3, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कायांतरित सेल में परिवर्तन अवसादी सेल है उस कायांतरित सेल में परिवर्तित हो गई है, वो अवसादी सेल है वो कायांतरित सेल में बदल गई। कैसे बदली? क्योंकि ज़्यादा समय होने के बाद में अवसादी सेल में के रूप में परिवर्तन हो गया, जिससे कायांतरित सेल का निर्माण हुआ। अब आगे हम
तीसरी जो सेल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कायांतरित सेल। कायांतरित सेल का मतलब होता है जब आग्नेय सेल व अवसादी सेल में उच्च दाब और ताप के कारण परिवर्तन होता है या रूप में परिवर्तन होता है तो उसे कायांतरित सेल के नाम से जानते हैं। कायांतरित सेल को अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक, जो कि ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस से बना है, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो कायांतरित सेल हैं, इसमें जो चिकनी मिट्टी है वो स्लेट में परिवर्तित हो जाती है और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। तो आग्नेय और अवसादी सेल में लंबे समय के बाद में इन सेलों में जो परिवर्तन होता है या रूप बदलता है उसी को हम कायांतरित सेल कहते हैं। सेलों का उपयोग सड़क निर्माण, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। बच्चे इनसे सतोलिया आदि गेम भी खेलते हैं, यानी खिलौने के रूप में भी पत्थरों का प्रयोग है वो बच्चे करते हैं। अब यहाँ पर चित्र बताया गया है एक सेल चक्र का। एक सेल चक्र से दूसरे सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को हम सेल चक्र कहते हैं। जिसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जब मैग्मा या लावा जब पृथ्वी की सतह या अंदर जमता है तो उससे आग्नेय सेल का निर्माण होता है और उसी आग्नेय सेल के अत्यधिक तापमान और दाब के कारण ये आग्नेय सेल है वो चटक जाती है और चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, जिससे अवसाद या तलछट का निर्माण होता है। और इसी अवसाद या तलछट से अवसादी सेल का निर्माण होता है और यही अवसादी सेल आगे जाकर अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं, जिससे कायांतरित सेल का निर्माण होता है। तो आग्नेय सेल व अवसादी सेल अपना रूप परिवर्तन करती है, उसी से कायांतरित सेल का निर्माण होता है। और यही कायांतरित सेल पुनः ज्वालामुखी फटने के कारण मैग्मा या लावा बाहर निकलता है और पुनः आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के चक्र को सेल चक्र के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। सेल है वो विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज के अंदर एक तो निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है और उसके अलावा निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ईंधन खनिज जब मानव है वह खनिज का उपयोग किस किस रूप में करता है, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ईंधन खनिज, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और एवं पेट्रोलियम का उपयोग वो मानव ईंधन खनिज के रूप में करता है। उद्योग, औषधि और उर्वरक में खनिजों का उपयोग मानव किस रूप में करता है, तो जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, सोना है, यूरेनियम आदि खनिजों का प्रयोग मानव है उद्योग, औषधि और उर्वरक के रूप में करता है। यहाँ पर दो चित्र दिखाए गए हैं जिसमें पत्थरों के बारे में, सेलों के बारे में बताया गया है। जिसमें सबसे पहला चित्र है वह है लाल किले का। लाल किला है वह लाल बलुआ पत्थर से बना है। उसके अलावा संगमरमर से बना हुआ जो ये ताजमहल है वह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इस प्रकार आज हमारा पाठ संख्या 2 पूर्ण हुआ। धन्यवाद।